दिसंबर 1937 रतन नवल टाटा का जन्म हुआ। उनकी जिंदगी की कहानी शुरू से ही एक अलग डायरेक्शन में जाने वाली थी। पर आखिर ऐसा क्या था जिसने रतन टाटा को, जिनके पास इतना पावर और प्रेस्टीज था, दूसरों से अलग बनाया? रतन का जन्म उस फैमिली में हुआ जिसने इंडिया के इंडस्ट्री और फिलैंथ्रोपी को नया रूप दिया। उनके पिता नवल टाटा को सर रतन जी टाटा ने गोद लिया था, जो जमशेद जी टाटा के बेटे थे, टाटा ग्रुप के फाउंडर। इस अडॉप्शन के साथ रतन एक ऐसी लेगेसी का हिस्सा बन गए जिसने इंडस्ट्री से लेकर सोशल वर्क तक हर जगह अपना प्रभाव छोड़ा। लेकिन रतन की चाइल्डहुड स्टोरी उतनी आसान नहीं थी। जब वह सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया और रतन और उनके छोटे भाई जिमी को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला। इस उथल पुथल भरे समय में भी रतन का हौसला कम नहीं हुआ। उनकी एजुकेशन उन्हें मुंबई से शिमला और फिर यूनाइटेड स्टेट्स के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तक ले गई, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। 1961 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन ने टाटा ग्रुप में काम शुरू किया, लेकिन वह एक हाई पोजीशन से नहीं बल्कि निचले स्तर से टाटा स्टील के ग्राउंड लेवल से शुरुआत की। यह उनके हम्बल नेचर और हार्ड वर्क का सबूत था। लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज अभी आना बाकी था। 1991 में JRD टाटा, जो टाटा को दशकों से सफलता की ऊंचाइयों पर ले गए थे, ने चेयरमैन पद से रिजाइन किया। उनके चुने हुए उत्तराधिकारी रतन टाटा को तुरंत ही विरोध का सामना करना पड़ा। विभिन्न सब्सिडरीज के प्रमुख, जो इंडिपेंडेंटली काम करने के आदी थे, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे। पर रतन के पास एक विजन था जो टाटा को एक ग्लोबल ब्रांड में बदलने वाला था। उनकी लीडरशिप में टाटा समूह ने इंटरनेशनल एक्विजिशंस की दिशा में बड़ा कदम उठाया। टाटा टी ने 2000 में टेटली, जो यूनाइटेड किंगडम की सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी थी, को खरीदा। फिर 2008 में टाटा मोटर्स ने आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर का एक्विजिशन किया, जो टाटा मोटर्स की कैपेबिलिटीज को इंटरनेशनल मार्केट में शोकेस करने वाला था। उसी तरह 2007 में टाटा स्टील ने कोरस, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, को अक्वायर कर लिया। ये सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं थे, बल्कि रतन की उस बड़ी विजन का हिस्सा थे जिसमें वह टाटा को एक डोमेस्टिक कंपनी से ग्लोबल पावर हाउस में बदलना चाहते थे। लेकिन इन ग्लोबल सक्सेसेस के बीच रतन का दिल हमेशा इंडियन जनता के साथ था। 2008 में उन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च की जिसने इंडियन ट्रांसपोर्टेशन का चेहरा बदल दिया, टाटा नानो। यह कार आम आदमी के लिए बनाई गई थी ताकि हर फैमिली एक कार का सपना पूरा कर सके। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, यह एक रेवोल्यूशन थी। दुनिया ने उन्हें एक ब्रिलियंट इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में देखा, लेकिन रतन टाटा की असली लेगेसी उनकी फिलैंथ्रोपी में है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अरबों रुपए इन्वेस्ट किए, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदला। हॉस्पिटल्स बनाए गए, स्कूल्स को फाइनेंशियल एड दी गई और अनगिनत जिंदगियां बदली गईं, सिर्फ इसलिए क्योंकि रतन ने हमेशा सोसाइटी को कुछ लौटाने का सोचा। रतन की फिलैंथ्रोपी केवल इंडिया तक सीमित नहीं थी। उनकी जेनरोसिटी ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस तक भी रीच बनाई, हार्वर्ड से लेकर कॉर्नेल और यूसी सैन डिएगो तक। एजुकेशन और रिसर्च में उनका विश्वास क्लीन वाटर, हेल्थ केयर और डिजीजेस की प्रिवेंशन जैसे फील्ड्स में इनोवेशन लाया। 2012 में जब रतन टाटा 75 साल के हो गए, उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिजाइन कर दिया। लेकिन यह ट्रांजिशन स्मूथ नहीं था। लीडरशिप क्राइसिस के बीच साइरस मिस्ट्री को चेयरमैन पद से हटाया गया। एक बार फिर रतन टाटा को इंटरिम चेयरमैन के रूप में ग्रुप को इस टफ पीरियड से निकालने के लिए बुलाया गया। यह पहली बार नहीं था और न ही आखिरी कि रतन ने लीडरशिप की कमान संभाली। टाटा समूह से बाहर रतन टाटा एक बड़े इन्वेस्टर भी थे, जिन्होंने 30 से अधिक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। ओला, स्नैपडील से लेकर शाओमी तक उनकी इन्वेस्टमेंट्स न केवल फाइनेंशियल थीं, बल्कि उन्होंने यंग एंटरप्रेन्योर्स का मार्गदर्शन भी किया। यहां तक कि उन्होंने गुड फेलोज जैसी सेवा शुरू की, जो सीनियर सिटीजन्स को कंपेनियनशिप प्रदान करती है। 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह अब हमारे बीच नहीं है,
लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जीवित रहेगी, न केवल इंडस्ट्री और बिजनेस में, बल्कि उस अफेक्शन, रिस्पेक्ट और कंपैशन में जो उन्होंने हर उस व्यक्ति को दिया जिसके जीवन को उन्होंने छुआ। आपको याद किया जाएगा सर। अगर आप भी रतन टाटा जैसे महान लोगों की कहानियों से इंस्पायर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।